नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। गजब राजनीति है भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ की राजनीति है कि मुसलमानों को निपटा देंगे, सबक सिखा देंगे, जमीन में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। उनके सारे बयान इसी और इशारा करते हैं। संभल को लेकर, औरंगजेब को लेकर, गाजी को लेकर हर तरह का बयान योगी आदित्यनाथ का ये इशारा करता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। और वो खिलाफ भी इसलिए बोल रहे हैं कि उनको लगता है कि ऐसा बोलने से उग्र हिंदुत्व का वोट उनकी तरफ आए। मुसलमानों ने वोट करेंगे नहीं, लेकिन अगर ऐसा बोलेंगे तो उग्र हिंदुत्व वाले लोग उनको चाहने लगेंगे। उनके समर्थक कहते हैं आप बाकी राज्यों में मालूम कर लीजिए, मोदी से भी ज्यादा ब्रांडिंग योगी की है। हमें मुसलमान वोट चाहिए नहीं, लेकिन मोदी जी उल्टा 32 लाख मुसलमानों को ईदी भिजवा रहे हैं। चुनाव से पहले कह रहे थे ये मुसलमान तुम्हारा मंगलसूत्र बेच देंगे, छीन के ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, तुम्हारी टोटी चुरा लेंगे, यानी क्या क्या बातें, तुम्हारे गहने चुरा लेंगे। और वही मोदी जी मुसलमानों को ईदी भेज रहे। अब आपका दिमाग चकरा रहा होगा, योगी ये कह रहे हैं, मोदी वो कह रहे हैं। तो मैंने इन सारी चीजों को अभय दुबे जी से पूछा, बढ़िया राजनीतिक विश्लेषक है, उससे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। मैंने ये राजनीति समझने की कोशिश करी। उनका कहना था कि संघ और मोदी अगर एक मंच पर आ गए, एक मन पर आ गए, तो योगी आदित्यनाथ 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। अभी चौंकाने वाली बात, मैं सारी बातें बता दूंगा तो इंटरव्यू का मजा खराब हो जाए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अभय दुबे जी की बातचीत सुनेंगे तो आपको राजनीति की कई परतें वो खुलती हुई नजर आएंगी। चलिए, 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। बड़ा हैरान हूं मैं तो, लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो खींचतान चल रही है, जो रस्साकशी चल रही है, वो एक नए नए गुल खिला रही है। मोदी जो है वो बिल्कुल मुसलमानों को निपटा देने में आमादा है। वो कह रहे हैं कि संभल में जो वो उसको नहीं छोड़ेंगे, औरंगजेब को नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। उनके मंत्री और उनके विधायक आगे बढ़ के मुसलमानों पे कमेंट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुसलमानों को नहीं देंगे वो। तो उनकी जो राजनीति है पिछले लंबे समय से, वो उग्र पे उग्र होती चली जा रही है। हिंदुत्व का बड़ा झंडा उठा रहे हैं वो। लेकिन मोदी जी जो है वो उल्टा कर रहे हैं, वो 32 लाख मुसलमानों को ईदी भेज रहे हैं। चुनाव आया था तो मोदी जी कह रहे थे मुसलमान तुम्हारा भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारी टोटी खोल के ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र बेच देंगे। और अब 32 लाख मुसलमानों को ईदी भेज रहे हैं वो, कि भैया ये बड़े भाई की तरफ से ईद की तरफ से, ईद के लिए हमारी तरफ से मिठाई और कपड़े। खेल क्या है, मतलब एक मारे एक पुचकारे, ये क्या जानबूझ के खेल है, रणनीति है, राजनीति है, ये सब है क्या? ये देखिए, इसको दो तरह से पढ़ा जा सकता है। एक तो ये है, एक तरीका तो ये है कि इसे दो तरफी चाल की तौर पर पढ़ा जा सकता है। एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं रोज, औरंगजेब की कब्र के नाम पर। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में संभल में खुदाई हो रही है और योगी आदित्यनाथ खम ठोक के कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से संभल बनेंगे और भी जगह खुदाइयां होंगी। अभी उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है योगी जी ने, इसमें उन्होंने साफ तौर पर मुसलमानों की वही घिसी पिटी आलोचनाएं की हैं जो मैं पिछले 30-40 साल से सुन रहा हूं, कि जहां पर 100 हिंदुओं के घर हैं वहां 2 मुसलमान आसानी से रह सकते हैं, लेकिन जहां पर 100 मुसलमानों के घर हैं क्या वहां पर 2 हिंदू रह सकते हैं? इस प्रकार की बातचीत की है। जैसे योगी जी वहां चेक करने गए हो कि 100 मुसलमानों के साथ 2 हिंदू नहीं रह सकते। तो ये बहुत पुरानी घिसी पिटी आलोचना है, इनका कोई अर्थ मतलब है नहीं कतई, लेकिन ये तो सांप्रदायिक लोगों की जुबान पर हमेशा बनी रहती है। तो एक तरफ तो ये सब हो रहा है और दूसरी तरफ मुसलमानों के सामने कुछ टुकड़े भी फेंके जा रहे हैं। देखिए, इस देश में करोड़ों मुसलमान रहते हैं, उसमें से 32 लाख मुसलमानों को छांटना योजना क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के नेतृत्व में 32,000 भारतीय जनता पार्टी के 32,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों में जाएंगे और वहां 32 लाख मुसलमानों को ढूंढेंगे, चुनेंगे। ये 32 का आंकड़ा बड़ा विचित्र है, पता नहीं कहां से आया है, लेकिन हर चीज 32 है इसमें। 32,000 कार्यकर्ता, 32,000 मस्जिदें और 32 लाख मुसलमान। इनको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे, सौगाते मोदी। उसमें क्या होंगे? उसमें खजूर होंगे, उसके अंदर महिलाओं के लिए कपड़े होंगे, उसके अंदर सेवइयां होंगी, उसके अंदर सूखे मेवे होंगे, इस प्रकार की उसके अंदर चीजें होंगी। ये उन मुसलमानों को दी जाएंगी। तो एक तरह की प्रतीकात्मक कार्रवाई है। हम सब लोग जानते हैं कि इस प्रतीकात्मक कार्रवाई से आगे भारतीय जनता पार्टी
बढ़ने के लिए तैयार नहीं होगी। तो इस प्रतीकात्मक कार्रवाई से आगे दो तरीके से बढ़ा जा सकता है। पहला तरीका यह है कि जो 27% संविधान सम्मत आरक्षण मुसलमान ओबीसी मुसलमानों को प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, अपनी राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिए कि वो उनको ये सुनिश्चित करे कि वो 27% आरक्षण उन मुसलमान जातियों को मिले, उसके लाभ मिले जो इस आरक्षण के दायरे में आते हैं। नंबर एक बात, यहां से तय होगा कि आप वास्तव में मुसलमानों का हित चाहते हैं या केवल एक टोकन, एक प्रतीकात्मक किस्म की, संकेतात्मक किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा काम होगा कि एक ऐसा कोई गिफ्ट हैम्पर बनाए मोदी जी, जैसे ही मुसलमान लोग खोले उसे, उसमें से विधानसभा और लोकसभा की टिकट निकल पड़े। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट तो देती नहीं है। अभी कुछ प्रयोग के तौर पे कुछ पंचायतों के लेवल पे या नगर पालिका के स्तर पे कुछ एक आध कुछ टिकट कहीं कुछ दिए गए हैं। लेकिन असली बात क्या है, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि कोई समुदाय देश की मुख्य धारा में भागीदारी करे, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करे, राष्ट्र की प्रगति में अपना हिस्सा बटाए, राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसका राजनीतिक सशक्तिकरण किया जाए। जब राजनीतिक सशक्तिकरण हो जाता है तो आर्थिक सशक्तिकरण तो वो अपने आप प्राप्त कर लेते हैं, हक के तौर पर मांग लेंगे संसद में खड़े होकर। दिक्कत की बात यह है कि मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है, उनकी नुमाइंदगी जो है विधायिकाओं में, संसद में और विधानसभाओं में घटती जा रही है। सब पार्टियों की जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर और 32 लाख मुसलमानों को 32,000 मुसलमानों में मस्जिदों में ढूंढकर उनको ईदी भेंट करने वाली पार्टी की तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। ये उन्हें करना चाहिए। अब ये नहीं करके टुकड़े फेंक रहे हैं उनके सामने, तो ये एक तरह की दो तरफी चाल है। यानी एक तरफ आपके यहां जो घोर आपके सांप्रदायिक मुख्यमंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होने का दावा भी कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पे है, देवेंद्र फडणवीस तो उस स्तर पर जाना थोड़ा उनके लिए मुश्किल है, लेकिन वो भी नंबर 2 में है, क्योंकि वो वोट जिहाद वगैरह की अपील करके ये चुनाव जीते हैं। देवेंद्र फडणवीस अभी जो सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं उसका इतिहास बिल्कुल स्पष्ट है, चुनाव से पहले ही करने लगे थे इस तरह की सांप्रदायिक बातें। तो जो व्यक्ति इस तरह की सांप्रदायिक बातें ना करता हो, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्राथमिकता सूची में नीचे चला जाता है। उस सूची में ऊपर रहने के लिए जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ बीच में सांप्रदायिकता का डोज जो है, सांप्रदायिकता की खुराक देते रहें राजनीति को। तो एक तरफ तो दो तरफी चाल है, तो इसको इस तरह से देखा जा सकता है। ना उनको रोकेंगे नहीं कभी, योगी आदित्यनाथ पे कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, देवेंद्र फडणवीस को नहीं रोका जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, वो जो चाहे वो करते रहें। दूसरा एक और तरीका है लेकिन पढ़ने का, उसका दूसरा तरीका यह है कि संघ परिवार के अंदर एक तरह का संकट है, एक तरह का विवाद है, एक तरह की जद्दोजहद चल रही है संघ परिवार के अंदर। और वो जद्दोजहद ये है कि अब हमने सत्ता पे 10 साल भोग ली है सत्ता, अब 15 साल तक तो भोगना बिल्कुल गारंटी है। तो अब हम मुसलमानों का क्या करें, इन मुसलमानों के प्रति हमारा रवैया क्या होना चाहिए। इस चीज की शुरुआत तब हुई थी जबकि लोकसभा चुनाव से कुछ पहले, यानी साल भर पहले, नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों के मोहल्लों में की बस्तियों में स्नेह यात्राएं निकालेगी। उसके दो मतलब निकाले गए थे, बहुत गंभीर बात है, इसके दो मतलब निकाले गए थे। एक मतलब उसका यह था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के राजनीतिक नेतृत्व को, मुसलमानों की राजनीति को बांट देना चाहती है। वो अशराफ मुसलमान और अजलाफ मुसलमानों के बीच में भेद कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो पसमानदा मुसलमान है वो अशराफ मुसलमानों, खान, मुगल, पठान, सैयद, ऊंची जात के मजबूत ताकतवर मुसलमान हैं, उनके नेतृत्व की जकड़ से मुक्त हों और अपना स्वतंत्र नेतृत्व विकसित करें। अगर ये रीडिंग सही है तब इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि जो लोग पसमानदा मुसलमानों के नेता थे वो चौंके करे, भाई अब बीजेपी अगर इस मैदान में आ गई तो हमारी फिर कौन सुनेगा। तो उन्होंने जल्दी सम्मेलन वगैरह करना शुरू कर दिए उनके, ताकि वो कहें हमारी दावेदारी भी बची हुई है। बहरहाल हुआ ही नहीं कुछ, कोई स्नेह यात्रा नहीं निकली, कम से कम मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो बता दीजिए। मैं भी खबरों के संपर्क में रहता हूं, आप भी खबरों के संपर्क में रहते हैं। भाजपा ने कोई स्नेह यात्रा वगैरह नहीं निकाली, सारी जुबानी जमा खर्च की बातें थी। और फिर जैसे ही लोकसभा चुनाव शुरू हुआ, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, मोदी जी ने घोषणा पत्र पढ़ा और वो बौखला गए और उन्होंने मुसलमानों को गाली देनी शुरू कर दी। पूरे लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को वो गरियाते रहे।
नतीजा कुछ नहीं निकला, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। नतीजा ये हुआ और उल्टा नतीजा एक तरह से उल्टा निकला। उल्टा नतीजा ये निकला कि उन्होंने बहुमत खो दिया और उस इलाके में खो दिया जहां सबसे ज्यादा मुसलमान विरोधी राजनीति करके हिंदू गोलबंदी की गई थी, उस इलाके में बहुमत खो दिया। उत्तर प्रदेश में बहुमत खो दिया, बिहार में पिटाई हुई, राजस्थान में पिटाई हुई, हरियाणा में पिटाई हुई, सब जगह पिटाई, इन सब जगहों में पिटाई हुई। तो ये सारी बातें जो हुई हैं, अब ये लोग फिर से चाहते हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों के साथ में कुछ संबंधों को अच्छा किया जाए। इसके पीछे एक और कारण हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय छवि वाला मसला भी इसमें शामिल है। मध्य पूर्व के जो तमाम नेता आते हैं, ओमान के नेता आते हैं, सऊदी अरब के नेता आते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के नेता आते हैं, उनसे मोदी जी गले मिलते हैं और उसके साथ बैठते उठते हैं, तो वो भी एक है कारण। तो इस तरह से देखा जाए इसके कई पहलू हैं। मुझे तो अभी फिलहाल ये मुख्य तौर पर एक दो तरफी चाल लग रही है कि एक तरफ आप एक मुसलमान विरोधी राजनीति को भी प्रोत्साहित करते रहें और दूसरी तरफ एक प्रतीकात्मक किस्म की राजनीति भी करते रहें कि मुसलमानों के प्रति हमारे मन में एक बिरादराना भाव है। इसके अलावा इसमें और कोई दम नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमानों के प्रति बिरादराना भाव से आप आगे जाना चाहते हैं, तब तो आपको या तो उनको आरक्षण के फायदे दिलाने की गारंटी करनी होगी या उनको पार्टी में और उसके साथ में पार्टी में उनको कुछ टिकट वगैरह भी देने होंगे ताकि संसद और विधानसभा में उनकी नुमाइंदगी बढ़े। और जब ये इतना करेंगे, जैसे ही आप मुसलमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, मुसलमान देखेंगे उस दोस्ती के हाथ में आरक्षण के फायदे रखे हुए हैं और उस दोस्ती के हाथ में संसद और विधानसभा के टिकट रखे हुए हैं, वो उस हाथ को फौरन थाम लेंगे। ये ठीक है, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की भावनाओं पे प्रहार नहीं है। वो तो बिल्कुल ये मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब मैं ईद नहीं मनाता, संभल जैसा हाल कई और जगह होगा, आक्रांताओं का मतलब वो इनडायरेक्ट जितने मैसेज हो सकते हैं मुसलमानों को देते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने जो अपना एक स्टाइल बनाया है, या जो हिंदुत्व के बड़े नायक बन भी गए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मोदी से भी आगे निकल गए हैं हार्ड लाइन लेने में। वो जिस तरह से तीखे बयान, बल्कि जो जहरीले बयानों वाली लिस्ट आई थी उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर मेरे नेताओं में से था। तो जो योगी आदित्यनाथ जिस तरह की जहरीली भाषा बोल रहे हैं, उन्हीं के उत्तर प्रदेश में अगर प्रधानमंत्री जी की ईद आएगी, मोदी जी की ईद आएगी और उत्तर प्रदेश की में लोग मुसलमानों को ईदी दी जाएगी, तो फिर योगी आदित्यनाथ किस मुंह से मुसलमानों को हड़काएंगे? यानी ये योगी आदित्यनाथ के सपनों पे तुषारपात नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि योगी आदित्यनाथ इस चीज को समझ रहे हैं। वो केवल ये देख रहे हैं, वो केवल ये देखेंगे कि क्या ये कार्रवाई और आगे बढ़ती है। अगर ये चीज यहीं तक रुक जाती है तो उसमें योगी जी को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन की कार्रवाई है, एक दिन में ईदी बढ़ जाएगी, चारों तरफ सौगातें मोदी बढ़ जाएगी, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। अगर भाजपा संगठन की तरफ से एक कदम और आगे बढ़ाती है, इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद भी उसके हाथ भी उसके पीछे है और वो मुसलमानों के साथ और भी हेल मेल करती है, तो योगी आदित्यनाथ समझ जाएंगे कि अब हमारा समय जो है ना बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि तब उसका राजनीतिक परिणाम होगा और वो राजनीतिक परिणाम योगी आदित्यनाथ को अपने भाषणों और व्याख्यानों में पाबंदी लगाने की तरफ, पाबंदी की तरफ ले जाएगा। मेरा मान, ये दोनों काम साथ साथ नहीं चल सकते, एक बार जरूर चल सकता है। तो एक बार आप ईदी दें या कोई थोड़ा बहुत मुंह दिखाई कर लें, हैं? लेकिन दूसरी तरफ ऐसा हमेशा होता रहे और योगी आदित्यनाथ हमेशा ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहें, ये बार बार साथ साथ नहीं चल सकती। इसमें कुछ ना कुछ किसी चीज को बंद होना पड़ेगा, या तो ये प्रतीकात्मक घटना होकर खत्म हो जाएगी या योगी आदित्यनाथ की राजनीति जो है उसको संयमित और मर्यादित किया जाएगा। अगर वो नहीं संयमित और मर्यादित होंगे तो फिर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में एक समझौता होगा और समझौते के फलस्वरूप 24 घंटे में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे। 24 घंटे में? भाई देखिए, मैं मानता हूं कि आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही शक्तिशाली है। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शक्ति के ऊपर कभी मुझे कोई किसी किस्म का अविश्वास नहीं रहा। लालकृष्ण आडवाणी बहुत ही बड़े नेता थे, लालकृष्ण आडवाणी छोटे मोटे नेता नहीं थे। आज भाजपा जो है वो उनकी वजह से है उनकी। और जब संघ को उनकी एक बात पाकिस्तान में जो उन्होंने किया था जिन्ना के नाम पर, वो नापसंद आई
तो हवाई अड्डे पे उतरे, हवाई अड्डे से वो भाजपा दफ्तर तक गए, इस बीच में उनकी राजनीति खत्म हो गई। उनका कोई स्वागत करने नहीं गया वहां पर, कोई अगवानी करने नहीं गया, यही कहने गया कि भाई अब आप खत्म की, अब आपका काम खत्म है, यही संदेश देने गया था उनके पास। तो बहुत देखिए, बहुत शक्तिशाली है वो, केवल एक आपसी समझदारी बनानी है उन्हें। अभी मोदी जी को लगता है कि संघ नहीं चाहता उनको हटाया जाए, लेकिन मोदी जी लगेगा संघ चाहता हटाया जाए तो उन्हें कितनी देर लगेगी उन्हें हटाने में। अच्छा, आप ये भी तो देखिए, अभी नंद किशोर गुर्जर ने, बिल्कुल ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं और आपको निश्चित रूप से ये बात पता होगी, मैं इसको बिना संदर्भ के इस पूरी चर्चा में जोड़ रहा हूं। नंद किशोर गुर्जर ने योगी जी के खिलाफ वक्तव्य दिया, कुछ उल्टी सीधी बातें उनके बारे में कही है, जो योगी जी के समर्थकों के लिहाज से उल्टी सीधी बातें थी। तो जो उत्तर प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनके साथ मंच साझा किया, केशव मौर्य ने। हाँ, आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो योगी जी के खिलाफ उन्हीं की सरकार में ये सब हो रहा है लगातार, और योगी जी इन सब लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। न वो केशव मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, न नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। शक्तिशाली मुख्यमंत्री होने के बावजूद, काफी ताकतवर मुख्यमंत्री हैं वो मुसलमानों को गाली दे सकते हैं, लेकिन केशव मौर्य को डांट नहीं सकते, वो नंदकिशोर गुर्जर को फिट नहीं कर सकते। तो योगी विरोधी गुट जो है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय है, मजबूत है। बीच बीच में वो अपने आप को मुखर रूप से व्यक्त करता रहता है, और उसका कोई योगी जी के पास कोई चारा नहीं है उसको बर्दाश्त करने के अलावा। जिस दिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में इस सवाल के ऊपर मतैक्य होगा, सहमति बनेगी, उस दिन तो योगी जी खत्म, खेल खत्म। उनको, मेरे ख्याल से वो उनका आखिरी दिन होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ऐसा कुछ नहीं है कि योगी जी को हटा दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा समाज बगावत कर देगा, ये कर देगा, ऐसा सब कुछ नहीं होगा। ये गलत फहमी है। कुछ हो सकता है, कुछ राजपूत वोट इधर उधर हो जाए, लेकिन बाद में हिंदुत्व के जरिए, दूसरे जरिए उन तमाम चीजों को न्यूनतम किया जाएगा, उस नुकसान को न्यूनतम किया जाएगा। और एक बार जब कोई नेता सोच लेता है कि हमें कदम उठाना है, तो बहुत ज्यादा नुकसानों की परवाह नहीं की जाती है। भाई जब देखा जाएगा कि ये तो कदम नहीं उठाना है, तो ठीक है, जो नुकसान होना है हो जाएगा। और अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव इतनी दूर हैं कि इस बीच में नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता है। ठीक बात है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों को टिकट देगी, ठाकुर टिकट लेने से मना कर देंगे क्या? कोई मना नहीं करेगा। तो फिर क्या बात हुई? उत्तर प्रदेश में पता नहीं क्या क्या कांड होते रहते हैं। एक साहब हैं, बड़े बिल्डर हैं, रिलायंस में नौकरी कर करके बड़े बिल्डर बन गए। अभी जो जज वाला कांड हुआ है, तो वह आज उत्तर प्रदेश में सुबह से चर्चा है कि साय साहब के चक्कर में कई असहाय हो गए। मतलब वो नोटों की कड़ी उत्तर प्रदेश से भी जोड़ रही है। वो जो भैया जी संगठन मंत्री है, उनके बड़े करीबी रहे। ये बीच में बड़ी घटना हुई कि रामजी लाल सुमन सांसद, जिन्होंने राणा सांगा का बयान दिया था, उनके घर पर पथराव हुआ। और अखिलेश यादव ने कहा कि उनके घर में पथराव इसलिए हुआ कि वो दलित थे। तो ये जो अयोध्या के अवधेश प्रसाद को लेकर जो फेस बनाया था अखिलेश यादव ने दलितों को मैसेज देकर, आज के इस बयान को उन्होंने ये जोड़ दिया कि रामजी लाल सुमन के घर पे इसलिए पथराव हुआ, वो दलित थे। ये मैसेज क्या अगर बड़ा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर चेहरा है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे ठाकुर क्षत्रिय कुल में पैदा होने का गर्व है, ये खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा था। अब अखिलेश यादव ने शायद इसी लाइन पे, क्योंकि वो जो हमला करने वाले थे वो लोग, उनमें से क्षत्रिय समुदाय के लोग ज्यादा बताए जाते हैं। अब अखिलेश ने ये ट्रम्प कार्ड चलाई है कि खतरनाक हो सकता है कि क्षत्रिय बनाम दलित, वो तो अखिलेश यादव पीडीए की बात ही कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये कार्ड, ये राजनीति कहां तक चली जाएगी। और छोटी सी बात पे देखिए, योगी आदित्यनाथ जो राजनीति इस वक्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश यादव के लिए काफी सुविधाजनक राजनीति है, मैं ये मानता हूं। और इसके परिणाम आपको लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेंगे, इसके परिणाम आपको विधानसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में आप देख चुके हैं इसके परिणाम, फायदेमंद परिणाम अखिलेश के लिए, और फिर उसके बाद अगले जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी इसके फायदेमंद परिणाम दिखाई पड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में सामाजिक न्याय का पहलू नदारद है। सोशल जस्टिस की उन्हें कोई परवाह नहीं, ना वो इस बात की परवाह करते हैं कि सभी लोगों को ठीक ठाक तरीके से जो उनका हक है उसके हिसाब से सरकारी
नौकरियों में, सब चीजों में उनको आरक्षण प्राप्त हो, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। उनके ऊपर जो आरोप लगे थे लोकसभा चुनाव की जांच पड़ताल में क्यों भाजपा हारी, उसमें यह भी एक आरोप था कि भाई आरक्षण उनके राजकाज में मिला नहीं किसी को ठीक से। तो ये पूरी लड़ाई जो है ना, हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की बन जाती है योगी आदित्यनाथ के रवैये से। बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो संतुलन थोड़ा बना के रखते हैं, वो हिंदुत्व और सामाजिक न्याय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं होने देते। योगी आदित्यनाथ की शैली जो है, इसमें पूरा सामाजिक न्याय वाला पहलू नदारद रहता है, यहां तक कि हिंदुत्व की राजनीति उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। इससे अखिलेश को दलित, पिछड़े और अति दलित और अति पिछड़ों, इन सबकी एक बड़ी एकता करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही उस एकता की तरफ वो बढ़ते हैं, मुसलमान और उसके साथ कांग्रेस भी जुड़ती है, वैसे ही मुसलमानों का ध्रुवीकरण भी उनके पक्ष में हो जाता है और वो एक शक्तिशाली चुनावी हस्तक्षेप करने की मुद्रा में आ जाते हैं। यही उन्होंने लोकसभा चुनाव में करके दिखाया था और यही अगली विधानसभा चुनाव में वो करने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ को समझ नहीं आता, वो भी कुशल राजनेता है, कि ये जो कर रहे हैं वो ये कड़ी कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर कर रही है। अगर ये जातिवाद का मुद्दा उन्हें दो खेल खेलने हैं संजय जी, माफ कीजिए, उन्हें दो खेल खेलने हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति भी करनी है और नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी दावेदारी भी जम के पेश करनी है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करने के लिए उन्हें वोट चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की दावेदारी करने के लिए उन्हें वोट पाने के साथ साथ में हिंदुत्व के दायरे में अपने आप को हीरो भी बनाना है। तो वो जितना ज्यादा अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश करेंगे, जितना मुसलमान विरोधी अपने आप को दिखाएंगे, जितनी मुसलमानों को गालियां देंगे, मुसलमानों के खिलाफ घिसी पिटी पुरानी सांप्रदायिक बातें करेंगे, उतना ही उन्हें लगता है कि हमारी ये जो प्रधानमंत्री के रूप में दावेदारी मजबूत हो रही है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में दावेदारी मजबूत हो रही है। भाई उनको लगता है मुख्यमंत्री तो वो रह लिए, एक पूरा कार्यकाल हो गया, दूसरा कार्यकाल खात्मे की तरफ जा रहा है, दूसरे कार्यकाल के बीच में अब 1.5 साल ही तो रह गया है, बाकी उसके बाद 27 में तो चुनाव होने ही वाला है। तो अब मुख्यमंत्री तो रह लिए, इसके बाद जिंदगी भर मुख्यमंत्री थोड़ा रहेंगे, वो नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार का मानना है हम तो सारी जिंदगी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, 20 साल रह लिए, अगर ईश्वर ने जीवन दिया तो अगले 50 साल और बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। वो बोर नहीं हो रहे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते रहते बोर हो चुके हैं, अब उन्हें बड़ी गद्दी चाहिए, और वो बड़ी गद्दी है प्रधानमंत्री की। वो कैसे मिलेगी? वो ऐसे ही मिलेगी कि पहले तो उत्तर प्रदेश का चुनाव वो ठप्पे के साथ जीते, फिर उसके बाद में दिल्ली में जाके अपना दावा पेश करें, सब लोगों को दिखा दें कि उनके नाम पे कितना वोट मिलता है उत्तर प्रदेश में। और वो ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव हरवाने का, अगर आला कमान में कोई मैं इन्वर्टेड कॉमा में रख रहा हूं, अब समझ लीजिए कोई का मतलब क्या है, कोई अगर उनको चुनाव हरवाने की कोशिश करता है तो उससे भाजपा का ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें कोई थोड़ी बाधाएं पैदा की जाएंगी, कोई उन्हें चुनाव नहीं हरवाएगा। उनको आला कमान में उनके खिलाफ जो ताकतें हैं वो उनको चुनाव जीतने देंगी, ऐसे ही उनकी मेरे ख्याल से मान्यता होगी। इसलिए उस बात से निश्चिंत है, वो अपनी सांप्रदायिक हथौड़ेबाजी कर रहे हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। बाकी जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो आला कमान निपटेगा। क्योंकि अगर केंद्र में भाजपा की सत्ता रहनी है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी। अच्छा, उनके समर्थक जो हैं वो ये कहते हैं कि आप देख लीजिए, भारत में उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य में जो डिमांड है वो मोदी से ज्यादा योगी की है। उनके समर्थक तो ऐलानिया कहते हैं कि अब योगी जी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पे छा गए हैं। एक बार योगी जी को विदेश आना था तो कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इजाजत नहीं दी, वो इन्वेस्टर समिट के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि ये था कि अमेरिका में जाके वो मोदी से भी बड़ा अपना कद दिखाना चाहते थे कि भाई हम हिंदुओं के मोदी से भी बड़े नेता हैं। क्योंकि ये बात सही है कि देश के अन्य राज्यों में मोदी से ज्यादा योगी की छवि बन गई है, हिंदूवादी नेता के रूप में बन गई है। देखिए ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए संजय जी, ये सब बेकार की बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जो राजपूत समुदाय है वो आदित्यनाथ जी को अपना नेता मानता है और उनके नाम पर वो भारतीय जनता पार्टी को जम के वोट देता है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश के जो गैर ठाकुर भाजपा के समर्थक हैं वो योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानते। वो भाजपा की वजह से, हिंदुत्व की राजनीति की वजह से, मोदी की वजह से और दूसरी वजहों से भाजपा को वोट देते हैं।
वो योगी जी की वजह से भाजपा को वोट नहीं देते। और बाकी जगहों पर चूंकि सांप्रदायिक स्वर चाहिए, एक बुलंद सांप्रदायिक स्वर चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, भाजपा को, जो भगवा भी पहने हुए हो, तो उसके लिए योगी जी को पेश किया जाता है बाकी जगहों पर। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह पे उनके नाम पे लोग दीवाने हुए जा रहे हैं। अगर उनके नाम पे ऐसे लोग दीवाने होते तो पहले उत्तर प्रदेश में बात चलती थी, भाई मोदी और योगी की जोड़ी को वोट देंगे, मोदी योगी की जोड़ी को वोट देंगे। लोकसभा चुनाव में तो ये बात सुनी नहीं, उसके बाद से आज तक मैंने दोबारा सुना ही नहीं इस बात को। वो सारी हवा जो बनी थी सब खत्म हो चुकी है। ये सब बेकार की बातें हैं, इन बातों का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में केवल एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि की है कि वो उत्तर प्रदेश के राजपूत वोटरों को जो 8-9% हैं, भाजपा के साथ जोड़ने में समर्थ रहे। और एक और बात बता दूं, जिस दिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद में कुछ एक ठाकुरों को छोड़ देते, तो उसमें 9% में से 8-9% में से 2-3% राजपूतों को छोड़ के, जो उनके नाम उसके बहुत व्यक्तिगत रूप से जुड़े होंगे, बाकी सब लोग उनके साथ साथ गोरखपुर नहीं आएंगे पूजा करने के लिए, गोरखपीठ में वो रहेंगे। वो तय करेंगे ये भाजपा को वोट देना है, समाजवादी पार्टी को वोट देना है, छोड़ देंगे योगी को, बिल्कुल छोड़ देंगे। योगी जी तभी महत्वपूर्ण है जब तक उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवार हैं, जिन्होंने लगा कि दोनों ही संभावनाएं समाप्त हो गई, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उम्मीदवार बन नहीं सकते प्रधानमंत्री पद के, उस दिन खेल खत्म, पैसा आ जाए। गजब बात कर रहे हैं अभय जी, और क्या। अच्छा आप बताइए ऐसा थोड़ी ना होता है किसी नेता के पीछे जो है पूरा का पूरा समुदाय जो है वो बदल जाए, नहीं होता ऐसा। मजा आ गया आज की बातचीत में। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी और उन्होंने विस्तार से समझाया कि मोदी और योगी की राजनीति है क्या। मुझे लगता है कि आपको बातचीत पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, बताइएगा जरूर, लिखिएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।